बच्चों। तो हम लोग आज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन वाले चैप्टर में उत्सर्जी पदार्थ एवं उसका निष्कासन में ऑलरेडी 2 क्लास देख चुके हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाने। प्रीवियस क्लास में हम लोग जो नेफ्रॉन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स रहते हैं उसके पूरे फंक्शंस के बारे में जाने हैं, मिचुरेशंस के बारे में जाने हैं। और आज हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं एक यूरिया साइकिल के बारे में, जो एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में इसके बारे में बात बोला गया है, तो उसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं यहीं से यूरिया साइकिल के बारे में जानते हैं हम लोग। ठीक है, ये यूरिया साइकिल यहाँ पर बना के दिया हुआ है। यूरिया साइकिल क्या होती है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझें कि देखो इसको कैसे समझना रहता है। तो सबसे पहले ये जानना है हमें कि यूरिया साइकिल का दूसरा नाम और क्या होता है। तो यूरिया साइकिल को हम लोग बोलते हैं ऑर्जिनिन ऑर्जिनिन ऑर्निथिन साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल, ऑर्जिनिन ऑर्निथिन साइकिल बोलते हैं। मतलब बोल सकते हैं इसमें से ऑर्जिनिन ऑर्निथिन में से आएगा, दोनों में कहीं मान लो दोनों आ गए तो दोनों में से एक को बोलना होगा, तो ऑर्जिनिन के बाद में दूसरा जो आता है उसको बोलना रहेगा, ऑर्निथिन को बोलना है। ठीक है, तो इसको ऑर्निथिन साइकिल या तो फिर ऑर्जिनिन ऑर्निथिन साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, यूरिया साइकिल। तो यूरिया साइकिल का मतलब क्या होता है, ये कहाँ पर चलती है, इसका साइड जानते हैं। तो इसका साइड होता है कौन, लीवर। तो लीवर में होता है। ठीक है, और यूरिया साइकिल में मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, अमोनिया से यूरिया निर्माण की जो क्रिया है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं यूरिया साइकिल या ऑर्जिनिन ऑर्निथिन साइकिल। तो यहाँ पर अमोनिया जो ज़्यादा टॉक्सिक रहता है उससे यूरिया लिस्ट टॉक्सिक में पहले बदला जाता है। किसके द्वारा, तो ये बदला जाता है लीवर के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 2-3 बातों को पहले जानते हैं, उसके बाद इस साइकिल को भी देखेंगे। तो देखो इसमें क्या होती है कि जैसे ही ब्लड जो है हिपैटिक आर्टरी द्वारा आती है, किसमें, लीवर में। तो हिपैटिक आर्टरी को मैं है ना शॉर्ट में HA लिख रहा हूँ। हिपैटिक आर्टरी द्वारा आती है लीवर में। तो इस टाइम में इसमें अमोनिया की जो मात्रा रहती है ना वो ज़्यादा रहती है। तो अमोनिया की मात्रा को हम ज़्यादा ढूंढेंगे तो हमें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हमें सीधा जाना चाहिए किसके पास में, हिपैटिक आर्टरी के पास में, क्योंकि इसके पास ही क्या है, अमोनिया ज़्यादा। अब लीवर क्या करेगा, इसको बदल देगा, अमोनिया को कन्वर्ट कर देगा, है ना, किस में कन्वर्ट कर देगा, अमोनिया को कन्वर्ट कर देगा यूरिया में। ठीक है, तो यहाँ पर अमोनिया जो है वो किस में बदल जाएगी, यूरिया में बदल जाएगी। तो अमोनिया से यूरिया में बदल दिया किसने, लीवर ने। उसके बाद इस ब्लड को वो निकालेगा। तो जब ब्लड निकलेंगे, तो जब ब्लड निकलती है तो किस में जाती है ये, तो ये जाएगी कहाँ पर, हिपैटिक वेन में। किस में जाएगी ये, हिपैटिक वेन, क्योंकि वेन जो है निकलती है यहाँ से। ठीक है, अब हिपैटिक वेन को हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे क्या, HV लिखेंगे, ये हिपैटिक वेन है। अब इसके बाद में हिपैटिक वेन से होता हुआ फिर से वो कहाँ पर जाएगा, एक्चुअल में वो जाएगी सबसे पहले किसके पास में, हार्ट के पास में। और हार्ट से ना फिर से क्या निकलेंगे, आर्टरी निकलेगी। और इस बार की जो आर्टरी रहेगी वो जाएगी किसके पास में, किडनी के पास। तो किडनी के पास में जाएगी, तो किडनी के पास जाएगी तो इसका अलग ही आर्टरी का, इस अलग ही आर्टरी का इस नाम देंगे हम लोग, किडनी के पास जाएगी तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, रीनल आर्टरी। तो रीनल आर्टरी नाम देंगे इसको, RA बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, RA, रीनल आर्टरी। अब रीनल आर्टरी से ये क्या होगा, इसका फिल्ट्रेशन हो जाएगा, मतलब यहाँ बोलेंगे हम लोग फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन है ये, और फिल्ट्रेशन होने के बाद में ये फिर से किसको मिल जाएगी, ब्लड को। और ब्लड को जब मिलेगी तो इस बार जब वापस लौटना होगा तो कहाँ पर से लौटेगी, वो वेन के द्वारा लौटेगी, लेकिन इस बार रीनल वेन के द्वारा लौटेगी। तो RV बोलेंगे इसको, RV, रीनल वेन। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो कहानी था बेसिकली, यहाँ पर जो ये आर्टरी जो लेके आती है ना, रीनल आर्टरी, इसमें क्या रहता है, मैक्सिमम यूरिया है यहाँ, मैक्सिमम यूरिया। ठीक है, इससे पहले यहाँ पर हिपेटिक वेन है, यहाँ पर भी यूरिया है। क्यों, क्योंकि अमोनिया से यूरिया में बदल गया था, तो हिपेटिक वेन में यूरिया आ गया था। हिपेटिक वेन गया हार्ट के पास, हार्ट से फिर से आर्टरी निकली, तो किडनी में जा रही है इस बार आर्टरी, तो रीनल आर्टरी के माध्यम से जाएगी, तो मैक्सिमम यूरिया यहाँ पर होगा। तो यूरिया के बाद में यहाँ से फिल्ट्रेशन होने के लिए आती है, तो यूरिया की यहाँ से क्या हो गया, फिल्ट्रेट हो गई। तो फिल्ट्रेट होने के बाद ये फिल्ट्रेशन निकला, और निकलने के बाद जो बच गए वो रीनल वेन में वापस हो जाती है। तो यहाँ पर मिनिमम यूरिया होता है, मिनिमम यूरिया। तो मिनिमम यूरिया को पूछा था नीट ने। ठीक है, मिनिमम यूरिया किसमें होती है, इनमें से ऑप्शन दिए थे,
है ना। तो ऑप्शन दिए थे, क्वेश्चन दिया था कि मिनिमम यूरिया कहाँ पर होती है, मिनिमम यूरिया, ठीक है। तो मिनिमम यूरिया इसका आंसर क्या था, तो ही रिनल वेन, रिनल वेन में क्या होती है, मिनिमम यूरिया, ठीक है। तो हम लोग यूरिया की जो है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये यूरिया की मात्रा जो है उसको हम लोग देख सकते हैं। तो यूरिया की मात्रा को जाने, तो यूरिया की मात्रा, तो हम लोग जानेंगे कि सबसे ज़्यादा यूरिया की मात्रा जो रहती है ना कहाँ पर रहती है, हिपेटिक वेन में, और इससे कम रहती है रीनल आर्टरी में, और उससे कम रहती है क्या, रीनल वेन में। तो ये यूरिया की मात्रा को बताता है, ये यूरिया की मात्रा किस में ज़्यादा है किस में कम है। अब बोलोगे कि रीनल आर्टरी में ज़्यादा हो रही है मैक्सिमम यूरिया, इसमें भी यूरिया है ना, यूरिया इसमें भी मैक्सिमम है, लेकिन इसमें ना मैक्सिमम हम लोग नहीं लिखेंगे, है ना, यहाँ पर से हम लोग मैक्सिमम वर्ड को हटाते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम यूरिया, यहाँ पर थोड़ा सा कम यूरिया है रीनल आर्टरी में। क्यों कम यूरिया हो गया, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर ब्लड के अंदर में यहाँ से ये जो जब घूम के जाती है ना, तो पहले लंग्स तरफ से घूम के घूमते हुए जाती है, तो कंटेंट जो है चेंज होते रहता है। यही कारण है कि इसमें ना क्या रहती है, यूरिया की मात्रा रहेगी किसमें, रीनल आर्टरी में, और सबसे कम हो जाएगी इसमें। तो है ना, ये वाला क्वेश्चन भी है बनना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना, कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑर्जिनिन ऑर्निथिन साइकिल यूरिया जो चलती है कहाँ पर चलती है, लीवर में चलती है, पहले बात तो यही याद रखना। और उसके बाद लीवर ही क्या कर देती है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देती है। तो इस प्रोसेस से कन्वर्ट करती है, ठीक है। इसमें बहुत सारा नाम दिया गया है, इन सबको याद नहीं रखना है ना। यहाँ पर देखो अर्जिनिन जो रहती है ऑर्निथिन में बदल जाती है, और अर्जिनिन से ऑर्निथिन से ऑर्निथिन में बदलते समय ना, अर्जिनिन से ऑर्निथिन में बदलते समय ही यूरिया बनती है, और यही यूरिया फिर किडनी में चली जाती है ना, हार्ट में पहले जाती है, फिर हार्ट से होता हुआ किडनी में चली जाती है। तो ये यूरिया साइकिल होती है, ठीक है। इस टाइम में देखो CO2 का NH3 के साथ में रिएक्शन होते हैं, इसमें 2 ATP का खर्चा भी होता है, फिर ये कार्बोनिल फॉस्फेट बनाते हुए सिट्रोलिन बनाती है, आर्जिनोसक्सिनिन बनाती है, तो ऐसे करके पूरा साइकिल चलता है, ठीक है। इसको यूरिया साइकिल या दूसरा और नाम क्या देते हैं, ऑर्जिनिन ऑर्निथिन साइकिल। तो ये होती है ऑर्जिनिन ऑर्निथिन साइकिल, और ये कहानी है, कहानी के तौर पर ही इसको याद रखना है। यूरिया की मात्रा वगैरह से क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इसको बता दिया मैंने, ठीक है। तो चलो इसके आगे देखते हैं हम लोग। अभी तक तो हम लोग को लग रहा था कि किडनी ही बस फिल्ट्रेशन ऑर्गन होती है, किडनी फिल्टर करती है, लेकिन किडनी के अलावा भी अदर ऑर्गन ऐसे रहते हैं जो हमारी बॉडी में फिल्टर के रूप में काम करते हैं। तो जैसे कौन कौन से, तो जैसे लंग्स होती है, लीवर होती है, एंड स्किन, ये तीनों भी क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर करने में हेल्प करते हैं। तो उसमें देखें हम लोग सबसे पहला बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, तो हम लोग यहाँ से देखें फेफड़े के बारे में बात करते हैं ना, फेफड़े मतलब लंग्स के बारे में। तो हम जानते हैं, इसके पहले हम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला चैप्टर पढ़े, तो उसमें CO2 जो रहती है ना पर मिनट 200 ml पर मिनट, और H2O है ना बाहर निकालती है, मतलब फेफड़ों के द्वारा H2O को बाहर निकालती है का मतलब क्या है, यहाँ पर भाई एक्चुअल में HCO3 माइनस के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड आई रहती है, वो CO2 और H2O में टूटती है, कहाँ पर, कुपिकाओं में। यही कारण कि H2O दिया गया है, H2O को भी बाहर करती है, दिया गया है। हालांकि वो सांस के थ्रू नहीं आते हैं, H2O वाटर है, लिक्विड है, गैस होती है कौन, CO2, तो CO2 बाहर आती है, और H2O ब्लड में फिर से मिल जाती है, ठीक है। लेकिन ब्लड को भी तो लेकिन वाटर भी को तो क्या कर रही है, बाहर ही कर रही है। तो CO2 में कितना ml, यहाँ से याद रखना 200 ml पर मिनट क्या करती है, बाहर करती है CO2 को, कौन, लंग्स। दूसरा देखें लीवर, लीवर जो रहती है पित्त से युक्त पित्त का स्त्राव होता है, जिसमें है ना बाइल जूस होते हैं यहाँ पर, है ना, बाइल जूस, बाइल जूस है ये, बाइल जूस जो रहती है ये निकलती है यहाँ से। उसमें क्या क्या चीज़ रहती है, तो देखिए यहाँ पर बाइल पिगमेंट्स रहते हैं, बाइल जूस में प्रेजेंट रहती है क्या, बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट, और बाइल पिगमेंट का नाम क्या है, तो बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, है ना। ये बिलिरुबिन बिलीवर्डिन दोनों क्या होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं। बिलिरुबिन बिलीवर्डिन क्या है, बाइल पिगमेंट्स। और इन दोनों की वजह से ही ना, इन दोनों की वजह से ही फीकल मैटर में कलर आता है। फीकल मैटर मतलब उत्सर्जी पदार्थ जो बनते हैं, फीकल मैटर मतलब बोल सकते हैं मल जो रहती है ना, मल, उसमें जो कलर आने का रीज़न जो है किसकी वजह से आती है, बिलिरुबिन बिलीवर्डिन की वजह से। तो वो भी क्या रहते हैं, पास आउट होते रहते हैं ना। कई लोग को लगता होगा कि दाल खाने की वजह से कलर जो है येलो हो जाती है, तो वो नहीं होता है एक्चुअली, बिलिरुबिन बिलीवर्डिन की वजह से, है ना, लीवर से सिक्रीट होते हैं ये, तो लीवर से सिक्रीट होकर ऐसा कलर देती है। उसके अलावा तीसरा कोलेस्ट्रॉल वगैरह, है ना, और निम्नीकृत स्टेरॉइड वगैरह जो रहती है, हार्मोन, विटामिन और ड्रग्स वगैरह जो हम लोग मेडिसिन यूज़ किए रहते हैं ना, मेडिसिन का डिटॉक्सिफिकेशन इसी में होता है, किसमें, लीवर में।
और लीवर द्वारा ही इन सब का भी है ना बाहर किया जाता है, इन सबको भी। किसको? निम्नलिखित स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, इन सबको रिमूव किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा उनमें से ज्यादातर पाचन अपशिष्ट के साथ बाहर निकलते हैं, सीधी सी बात है। बताया बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन तो वही फीकल मैटर के साथ में। उसके अलावा जो निम्नलिखित स्टेरॉइड है, ड्रग्स है, विटामिन वगैरह, सब चीज फीकल मैटर, पाचन अपशिष्ट के साथ में, मतलब मल के साथ में बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो ये लीवर है। इसके आगे और देखें, अगला है स्किन, है ना। तो स्किन के बारे में जानते हैं, तीसरा नंबर स्किन है। स्किन में जाने कि त्वचा जो रहती है पसीना और वसा में ग्रंथियों से बनी हुई रहती है। मतलब पसीना ग्रंथि मतलब स्वीट ग्लैंड होता है, स्वीट, SWET, स्वीट ग्लैंड। और ये होती है सीबेसियस ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड होती है वसा में ग्रंथियां, है ना। तो देखें, श्वेत ग्रंथियां जो रहती है, यानी कि बोल सकते हैं ये जो पसीना ग्रंथि रहती है, पसीने में पानी, तो पानी के साथ साथ NaCl और थोड़ी मात्रा में यूरिया, और चौथा नंबर लैक्टिक एसिड। तो हम बोले हैं कि पसीना जो रहती है इसमें सिर्फ पानी नहीं रहता, तो पसीना में वाटर के साथ में पानी तो रहता ही है, साथ में क्या रहती है, NaCl रहती है, प्लस साथ में क्या रहती है, यूरिया भी रहती है, प्लस लैक्टिक एसिड भी रहते हैं, लैक्टिक एसिड। तो कुल मिलाकर पसीना का कंटेंट पूछेगा, है ना, तो बताना है हमें कि पानी जो रहती है उसके साथ साथ में ये सब चीज़ भी रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये पसीने का, है ना, निकलना जो रहता है ना, ये जो रहता है इसका प्राथमिक कार्य शरीर को क्या देना होता है, शीतलता प्रदान करना होता है। मतलब जब भी गर्मी बढ़ेगी तो उस टाइम में पसीना निकलेगा, और पसीना निकलने का प्राथमिक कार्य शरीर को शीतलता प्रदान करना है ताकि टिश्यू डैमेज ना हो। लेकिन इसका मेन कार्य ना उत्सर्जन नहीं होता, तो इसका द्वितीयक कार्य क्या होता है, द्वितीयक कार्य क्या है, उत्सर्जन। तो द्वितीयक कार्य क्या है, उत्सर्जन। तो उत्सर्जन में ये चीजें शामिल है, NaCl, यूरिया, लैक्टिक एसिड। यही कारण है कि जब पसीना आता है तो NaCl वगैरह निकलते हैं, और नमक, मतलब नमक की मात्रा रहती है, यूरिया, और यूरिया जब निकलती है तो उसकी वजह से स्मेल करते हैं, तो जिसमें ज़्यादा यूरिया निकलती है तो उसमें ज़्यादा स्मेल होता है, पसीना जो है ना। और लैक्टिक एसिड वो भी की वजह से स्मेल आते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा। तो देखते हैं इसमें ये सब चीज़ें जाने। तो प्राथमिक कार्य, लेकिन इसका क्या करना है, बॉडी को शीतलता प्रदान करना होता है, पसीने का कार्य। द्वितीय कार्य इसका क्या होता है, उत्सर्जन, ठीक है। उसके अलावा त्वचा में और भी ग्लैंड होती है, जैसे कि कौन सी ग्लैंड, तो सीबेसियस ग्लैंड या सीबम ग्रंथियां होती है। सीबम के माध्यम से स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स और मोम को खत्म करती, मतलब मोम को बाहर करती है। तो पहला स्टेरॉइड्स, है ना, स्टेरॉइडल हार्मोन्स वगैरह, या स्टेरॉइड्स बोल सकते हैं, स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन, और तीसरा क्या, वैक्स, मतलब मोम को क्या करती है, रिमूव करती है। सीबम त्वचा के लिए एक सुरक्षात्मक तैलीय आवरण प्रदान करते हैं। मतलब ये है कि स्किन ऑयली ऑयली जो हो जाती है ना, स्किन ऑयली होने का कारण क्या है, तो स्किन के ऑयली होने का कारण है कि सीबम द्वारा, सीबम ग्रंथि द्वारा सीबम का निकलना। सीबम मतलब उसको हम लोग तेल ग्रंथि भी बोलते हैं ना, तेल ग्रंथि भी बोलते हैं सीबम को, तेल ग्रंथि या ऑयल ग्लैंड बोलते हैं, ऑयल ग्लैंड, ठीक है। इसके अलावा NCERT एक लाइन और लिखा है सबसे लास्ट में, कि कुछ मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ जो रहते हैं, है ना, सलाइवा द्वारा या, है ना, लार द्वारा भी कुछ अपशिष्ट पदार्थ को बाहर करती है। तो लार थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को भी बाहर करती है। तो तीसरे के अलावा यहाँ पर एक और है, चौथा, जिसके द्वारा क्या होती है, नाइट्रोजनस वेस्ट जो है बाहर होते हैं, मतलब लार द्वारा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पूरा बात समझ आया होगा। इसके आगे और देखें हम लोग, कैसे पसीने निकलती है ये पूरा। अगला किडनी के कार्य का नियमन हम लोग देखते हैं। किडनी के कार्य या नियमन के बारे में बात करें तो देखें क्या होता है किडनी के कार्य या का विनिमय। तो देखो क्या होती है, कैसे चलती है। यह हाइपोथैलेमस, JGA और हृदय को शामिल करने वाले हार्मोन फीडबैक तंत्र द्वारा किया जाता है। तो रक्त की मात्रा, शरीर के तरल पदार्थ की मात्रा और आयनिक सांद्रता में परिवर्तन शरीर में ऑस्मो रिसेप्टर्स को सक्रिय कर देते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग जानने वाले, किडनी के कार्यों का नियमन कैसे होती है, ठीक है। जब शरीर के तरल पदार्थ का रक्त स्तर, मतलब स्तर कम हो जाता है, तो ऑस्मो रिसेप्टर हाइपोथैलेमस को एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ADH या वेसोप्रेसिन जारी करने के लिए उत्तेजित करते हैं। यह DCT और कलेक्टिव डक्ट से जल के पुनरावशोषण को उत्तेजित करता है। इस प्रकार ADH मूत्राधिक्य को रोकता है और शरीर के तरल पदार्थ की मात्रा को बढ़ा देता है। इससे पहले हम लोग जो देखे थे क्लास में, तो उसमें बताया था ADH की जो मात्रा रहती है वो क्या रहती है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो रहती है यूरिन की मात्रा को क्या कर देती है, कम कर देती है। क्योंकि जब ये आता है तो वाटर को खींचती है, तो इसकी वजह से यूरिन क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो ADH द्वारा इसका नियमन होता है, ठीक है।
और ऐसे सब काम करती है, उसको भी है ना यहाँ पर बना के दिखाए हैं कि देखो क्या हुआ कि डिहाइड्रेशन, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, तो ये सब चीज़ जो रहती है निगेटिव प्रेशर आते हैं और इसकी वजह से यहाँ पर पेरिटिबुलर मतलब जो आए हुए रहते हैं डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, उन दोनों से ना खींच लिया जाता है, किसको, पानी को खींच लेता है, कौन, एडीएच हार्मोन। ठीक है, इसके आगे और देखें। द्रव की मात्रा में वृद्धि ऑस्मो रिसेप्टर को बंद कर देती है और प्रतिक्रिया को पूरी करने के लिए एडीएच रिलीज करने को कम कर देती है, मतलब जब रिवर्स हो जाता है वाला, तो एडीएच रक्त वाहिकाओं को संकुचित करता है, जिससे परिणाम स्वरूप बीपी में वृद्धि होती है, इससे ग्लोमेरुलर रक्त प्रवाह और जीएफआर बढ़ जाता है। मतलब देखो क्या होता है कि एडीएच की मात्रा कम और ज्यादा हो सकती है ना, वो जरूरत पड़ने के हिसाब से बदलते रहती है। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एडीएच रक्त वाहिकाओं को संकुचित करता है, मतलब बोल रहा है कि ब्लड वेसल जो रहती है, एडीएच यदि ज़्यादा होगा, ये है ना, एडीएच क्या होगा ज़्यादा, तो इसमें क्या हो जाएंगे, वाटर को खींचेगा, तो वाटर को खींचेगा तो यूरिन यहाँ से क्या हो जाएंगे, कम, तो यूरिन कम हो जाती है। तो इस केस में क्या होती है, जब ये इसको संकुचित करता है तो ये जो रहती है एडीएच क्या कर देती है, बीपी को बढ़ा देती है, और जी बीपी बढ़ेगा तो जीएफआर बढ़ेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और ये फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा तो यूरिन ज़्यादा बनेंगे, यहाँ से यूरिन ज़्यादा। ठीक है, तो ये इसका काम होता है एडीएच का, यदि कम है ना, इसकी मात्रा में जब वृद्धि होती है, कम रिलीज होती है, तो उस टाइम में ज़्यादा रिलीज होगी, तो उस टाइम में ये होगा, और ये जब कम रिलीज होंगे एडीएच, तो उस चक्कर में है ना, कम रिलीज के टाइम में ऐसे सब प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, तो इसको भी देखते हैं, है ना, इसके बारे में जानेंगे अभी और पढ़ते हैं। जेजीए द्वारा विनिमय एक विशेष संवेदनशील क्षेत्र होते हैं जिन्हें जक्स्टाग्लोमेरुलस उपकरण कहा जाता है, जो डीसीटी के सेलुलर संशोधन को उनके संपर्क के साधन के स्थान पर अविभाज्य धमनी और गठित द्वारा गठित होती है। जेजीए रेनिन एंजियोटेंसिन तंत्र द्वारा जीएफआर को नियंत्रित करता है। ग्लोमेरुलर रक्त प्रवाह या ग्लोमेरुलर रक्तचाप जेजीए में गिरावट रेनिन जारी करने के लिए जेजी कोशिकाओं को सक्रिय करता है। ठीक है, रेनिन रक्त में एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट और आगे एंजियोटेंसिन सेकंड एक वैसोकंस्ट्रिक्टर में परिवर्तित कर देता है। एंजियोटेंसिन सेकंड ग्लोमेरुलर रक्तचाप को बढ़ाता है और इस तरह जीएफआर है ना, जीएफआर को बढ़ा देता है। एंजियोटेंसिन सेकंड एल्डोस्टेरोन को जारी करने के लिए अधिकृत प्रत्याशा मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स को भी सक्रिय करता है। ठीक है, इसके आगे और जाने। एल्डोस्टेरोन सोडियम प्लस और नलिका के बाहर के हिस्सों से पानी के पुनरावशोषण का कारण बनता है, इससे रक्तचाप और जीएफआर में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और देखें एएनएफ रेनिन एंजियोटेंसिन तंत्र पर जांच हृदय के एट्रियम में रक्त प्रवाह की वृद्धि एट्रियल नेट्रिक कारक के रूप में निकलने का कारण बनती है। एएनएफ वैसोडाइलेशन रक्त वाहिकाओं का फैलाव का कारण बनता है और इस तरह से रक्तचाप को कम कर दिया जाता है। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल यहाँ पर हम लोग ये सब थ्योरी जो लिखा है, तो थ्योरी तो हमारा बात बनना नहीं है, तो हमारा थ्योरी से बात जब नहीं बनता तो हमें बताना पड़ेगा इसके मैकेनिज्म के बारे में पूरा, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती है उसको जानना है हमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या होती है वो जानते हैं हम लोग। तो वृक्क के क्रियाओं का नियमन पढ़ना है, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा RAAS, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, या बोल सकते हैं इसको क्या, मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम बोलते हैं। तो रास का मतलब क्या होता है, यहाँ पर रेनिन काम आएगा, एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन, ये सब सिस्टम में पूरे इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग बेसिकली बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, लेकिन इससे पहले हमें एक चीज़ के बारे में जानना है, JGA के बारे में। तो JGA है क्या, तो JGA का मतलब होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, मतलब क्या है, ये जक्स्टा है, जक्स्टा मेरुलर उपकरण। तो ये क्या होती है, तो देखें जब हम लोग नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर पढ़े थे तो वहाँ पर मैं बताया था ऐसे बहुत डिफरेंट पार्ट होती है इसकी, है ना, ये लोपा फेनले, ये पीसीटी डीसीटी, है ना, ये सब चीज़ बताया था। ये डीसीटी होती है और यहाँ से डीसीटी से यहाँ पर रहती कलेक्टिंग डक्ट, ये जाने थे हम लोग। लेकिन एक चीज़ और जानना है यहाँ पर क्या, कि यहाँ से आई हुई रहती है, यहाँ पर ऐसे आई हुई रहती है कौन, एफरेंट आर्टेरियोल, और यहाँ पर रहती है इफरेंट आर्टेरियोल रहती है। तो देखो ये बहुत दूर डिस्टेंस में तो बना दिया, लेकिन एफरेंट आर्टेरियोल और ये जो डीसीटी रहती है ना, इन दोनों के बीच में, यहाँ पर इस जंक्शन के पास में, इन दोनों के बीच में, कहाँ पर,
जहां पर एफरेंट आर्टियोल है और डीसीटी है, यहाँ की कुछ सेल, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं एफरेंट आर्टियोल एंड डीसीटी की कुछ सेल मिलकर JGA जक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस बनाते हैं। तो क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन कौन से सेल मिलकर बनाते हैं, कहाँ कहाँ के सेल पूछेंगे। तो AA मतलब एफरेंट आर्टरियोल एंड DCT की कुछ सेल जो रहती है मिलकर क्या करती है, यहाँ पर जक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस बनाती है। तो जक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस में बेसिकली यहाँ पर होते 3 सेल, एक होती है जेजी सेल, एक होती है मैकुला डेंसा सेल और तीसरा होता है पोइकिसन सेल। पोइकिसन सेल। तो यहाँ पर जेजी सेल से हमारा काम है, क्यों? क्योंकि यही क्या करती है, रेनिन हार्मोन रिलीज करती है, रेनिन हार्मोन रिलीज करवाएगी और इसी रेनिन हार्मोन का काम आएगा यहाँ पर रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म में। तो इसको बताना जरूरी है कि जक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस जो होती है उसी में रहती है जेजी सेल, वही रेनिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। ठीक है, कौन से हार्मोन का? रेनिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। रेनिन RENNIN आएगा यहाँ पर, रेनिन का स्पेलिंग RENNIN, रेनिन। कई बार इसके है ना रेनिन के स्पेलिंग की वजह से गलत हो गया था एक बार, क्योंकि एक रेनिन जो रहती है वो डाइजेस्टिव एंजाइम होती है और एक ये वाला रेनिन क्या है, हार्मोन है। तो ये रेनिन है, तो ये रेनिन जेजी सेल द्वारा सिक्रेट होती है, जो एफरेंट आर्टियोल और डीसीटी के बीच में है ना कुछ सेल मिलकर बनाती है जेजीए को, जेजीए उपकरण बनाती है। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म को पूरा देखने वाले हैं, इसमें एक्चुअल में होता क्या है। तो जाने हम लोग यहाँ से रास लीला की कहानी को। ठीक है, तो यहाँ पर जानते हैं RAAS, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म। तो ये कब चालू होती है? तो इसके लिए सबसे पहला बात तो याद रखना, जब GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होती है तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को हम लोग पढ़ के आए हैं 125 ml पर मिनट होती है ये, और इसी की वजह से 180 लीटर पर डे के हिसाब से क्या होता है, पर डे में फिल्ट्रेशन होती है, फिल्ट्रेशन। लेकिन ये नॉर्मल वैल्यू है, ये GFR कम हो गई, तो GFR कम हो गई मतलब ये क्या हो गया, यहाँ से कितने हो गए, लगभग 110 ml हो गया पर मिनट, हो गए 110 ml पर मिनट, या तो और कम हो गए उससे, मतलब एक्चुअल में यहाँ पर GFR क्या हो गया, कम। ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल GFR, और ये क्या हो गया, कम वाला। तो यदि कम हो जाती GFR, तो GFR क्यों कम हुई, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, BP कम हो गया है। GFR कम क्यों हो गई, क्योंकि BP कम हो गया। BP कम हो गया तो BP को हमें क्या करना पड़ेगा, BP को बढ़ाना पड़ेगा। तो BP को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो जाके BP क्या होगी, जब ज्यादा होगी तो वही GFR बढ़ने वाले हैं। तो देखें, जब भी GFR कम होती है तो क्या होती है उसको जानते हैं। तो इस चक्कर में यहाँ से जेजी सेल जो रहते हैं ना, जेजी सेल, वो किसका स्त्रवण करते हैं, रेनिन का स्त्रवण करते हैं। किसका स्त्रवण करेंगे, रेनिन का स्त्रवण। तो रेनिन क्या करेगी, तो रेनिन का बेचारा का अकेले का कुछ काम नहीं है ना। तो देखें इसमें ये क्या करती है रेनिन, तो देखें यहाँ पर सेकेंड, जब भी GFR में कमी होगी तो जेजी सेल रेनिन का स्त्रवण करेगी, जो क्या होगा, लीवर जो रहेंगे ना, लीवर है ना, वही अंतिम में काम आता है लीवर। तो लीवर क्या करती है, यहाँ से एंजियोटेंसिनोजन रिलीज करती है, एक केमिकल है एंजियोटेंसिनोजन, क्या होगी, स्त्रवित होगी। स्त्रवित किसके द्वारा, स्त्रवित करती है, एंजियोटेंसिनोजन स्त्रवित करती है, कौन, लीवर करती है। अब इस एंजियोटेंसिनोजन को है ना बदलना रहता है किसमें, एंजियोटेंसिन में, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। तो इसमें काम आती है कौन, ये जो रेनिन सिक्रीट हुई रहती है वो हार्मोन काम आएगी, जो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बदल देगी। अब यही एंजियोटेंसिनोजन है ना कन्वर्टिंग फैक्टर आएंगे यहाँ पर, तो उससे एंजियोटेंसिन सेकंड में बदल जाएगी। ये एंजियोटेंसिन किसमें बदल जाएगी, सेकंड में। और यही एंजियोटेंसिन सेकंड है ना काम करेगी क्या, वैसो कंस्ट्रिक्टर के रूप में, वैसो
कंस्ट्रिक्टर। तो वैसोकंस्ट्रिक्टर का मतलब होता है हिंदी में वाहिका संकुचक। वाहिका संकुचक, तो कौन से वाहिका को संकुचित करेगा? तो ये क्या करेगा, ब्लड वेजल्स को क्या कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ब्लड वेजल्स का डायमीटर इतना था, उसको ब्लड वेजल्स को इतना कर दिया, है ना, तो डायमीटर क्या हो गया, चेंज हो गया, मतलब यहाँ पर डायमीटर मतलब व्यास जो रहती है ये क्या हो गई, बदल गई, जिसकी वजह से क्या होंगे, बीपी जो कम हुआ था वो बीपी कम से क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, कम से ज़्यादा, मतलब बीपी जो कम हुआ था वो कम से क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो जब बीपी ज़्यादा हो जाएगी तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी क्या हो जाएंगे, ज़्यादा, और ज़्यादा मतलब ये क्या हो जाएंगे, सामान्य, नॉर्मल हो जाएंगे। सामान्य का मतलब ये है कि 125 ml पर मिनट ये क्या करने लग जाएगा, फिल्ट्रेशन करने लग जाएगा वापस से। मतलब एक्चुअल में हुआ ये कि ये वैक्सो कंस्ट्रिक्टर होती है, तो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी का ये कि वैसो कंस्ट्रिक्टर कौन होती है पूछते हैं, तो कौन होती है, एंजियोटेंसिन सेकंड होती है कौन, वैसो कंस्ट्रिक्टर। लेकिन एक बात गौर कर रहे होंगे, वहां यहाँ पर मैं एक ही एरो बनाया था, एक और एरो है यहाँ पर, तो एक और काम करती है ये। अभी तो हम लोग जान गए किसको, रेनिन एंजियोटेंसिन के का काम जान गए, लेकिन अभी एल्डोस्टेरोन तो बचा है, तो एल्डोस्टेरोन पर जानी जाएगी। एल्डोस्टेरोन कहाँ सीक्रेट होगा, तो एंजियोटेंसिन सेकंड जाएगी कहाँ पर, तो हो जाएगी एड्रिनल कॉर्टेक्स में, और यहां से एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज कराएगी। ठीक है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होगी, तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगी। तो ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है ना, ये कहाँ पर जाएंगे, तो डीसीटी में जाएंगे। और बताया था मैं डीसीटी में ये किसको खींचती है, तो सोडियम प्लस को खींचती है। तो इसके साथ में जैसे सोडियम खिंचाएगा, पहले से ब्लड के अंदर में क्लोरीन रहती है ना, या क्लोराइड रहते हैं, तो Na प्लस को खींचेगा, है ना, तो Na को खींचेगा, Cl अपने आप आ जाएगा, तो NaCl हो जाएंगे। और NaCl है तो NaCl भी क्या करती है, बीपी को बढ़ाती है। इसीलिए जिस टाइम में बीपी कम होता है हम लोग नमक पानी पीना है करके बोलते हैं ना, तो NaCl जो है ये भी तो बीपी को बढ़ाती है, तो बीपी को ये भी बढ़ा रही है, और साथ में कौन भी बढ़ा रही है, ये भी बढ़ा रही है, और ये भी बढ़ा रही है, दोनों मिलकर GFR को बढ़ा रहे हैं। तो दोनों मिलकर GFR को बढ़ा रहे हैं, कौन कौन दोनों मिलकर, तो ये दोनों मिलकर किसको कर रही है, GFR को बढ़ा रही, कौन कौन, ये एल्डोस्टेरोन वाला हार्मोन डीसीटी में जाके खींचा हुआ है ये, और ये ऐसे करके करती है। तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म का चलने का कारण क्या है, कि जब भी GFR कम होंगे तो उसको बढ़ाने का काम करेगी, मतलब सामान्य अवस्था में लाने का। लेकिन अब बीपी तो बढ़ा दिए, अब बीपी बढ़ गया तो हार्ट में प्रॉब्लम है, हार्ट भी बोलेगा भाई बीपी क्यों बढ़ा दिए, तो हार्ट बोलेगा यहाँ पर, तो हार्ट को हम लोग समझाएंगे कि भाई देखो दिक्कत था इसीलिए हम लोग क्या किए, इसको बढ़ाए थे। अब बीपी बढ़ा है ना, बीपी बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या बढ़ गए थे, GFR बढ़ गया था। अब क्या करना है, बीपी को कम करना है ना, तो बीपी ज़्यादा से बीपी कम करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा ANF, मतलब इसको बोलते हैं क्या, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, ANF देते हैं, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर। तो जब ANF देते हैं तो ANF रिलीज होता है कहाँ से, तो ये हार्ट के एट्रियम से रिलीज होती है, हार्ट के एट्रियम से रिलीज होगी ANF। ये भी एक प्रकार का एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर है, क्या बोल सकते हैं, एक प्रकार का ये हार्मोन है ना, तो वो रिलीज होगी, तभी जाके बीपी क्या होंगे, ज़्यादा से कम हो पाएगा। समझ आया कि नहीं आया, तो बीपी जब भी ज़्यादा होगी तो उसे कम करने के लिए हमें ANF देना पड़ेगा, है ना। और बीपी ज़्यादा क्यों हुआ था, क्योंकि ये सब चीज़ हम लोग तामझाम किए थे, इसीलिए। तो पूरा जो बात यहाँ पर हम लोग थ्योरेटिकल पढ़े हैं ना, यहाँ पर जो भी चीज़ पढ़े हैं हम लोग, सेम चीज़ें हो है वो जो जिसको मैं बताया, ठीक है। एंजियोटेंसिन सेकंड में, और एंजियोटेंसिन सेकंड ही देखो वैसो कंस्ट्रिक्टर होती है। एंजियोटेंसिन सेकंड ग्लोमेरुलर रक्तचाप को बढ़ाते इस तरह GFR बढ़ जाता है। एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन को जारी करने के लिए एड्रिनल कॉर्टेक्स में जाती है, वो पूरा बात बता दिया मैंने। एल्डोस्टेरोन सोडियम को खींचती है, तो उसकी जगह में क्या रहते हैं, पहले ब्लड में क्लोरीन, तो उसके जगह पानी को भी पुनरावशोषण करती है, इससे रक्तचाप GFR में वृद्धि हो जाती है, पूरा बात बता दिया। उसके बाद ANF जो रहती है, रेनिन एंजियोटेंसिन तंत्र पर जांच करती है, तो ANF क्या करती है, हृदय के एट्रियम में रक्त प्रवाह की वृद्धि, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर निकलने का कारण बनती है।
ANF वैसोडाइलेशन करती है, रक्त वाहिकाओं को फैलाव का कारण बनती है, इस तरह बीपी को कम कर देती है। मतलब जो बात मैं बताया, देखो यहाँ से हम देख भी सकते हैं, ANF रिलीज हुआ है ना, ये क्या करेगा, रेनिन को निकालने से रोकेगा, वेसोडाइलेशन करवाएगा, एंजियोटेंसिन सबको रोक देगा, और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर को लास्ट में कम कर देता है। तो GFR में है ना बढ़ोतरी जो हुआ था उसको हम लोग क्या कर दिए, नॉर्मल कर दिए, है ना, कम कर दिए। तो ये पूरा बात जान गए, और JGA उपकरण के बारे में भी जान गए हम लोग, है ना, JGA उपकरण क्या है इसके बारे में भी हम लोग जान गए, ठीक है। JGA यहाँ पर देखो, ये है ना वही बात लिखा है, एक विशेष संवेदनशील क्षेत्र होते हैं जिन्हें जुक्स्टाग्लुमेरुलर अपटेरस कहा जाता है, जो DCT के सेलुलर संशोधन और उनके संपर्क के स्थान के अभिवाही धमनी द्वारा गठित होता है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, एफरेंट आर्टरियोल एंड DCT, ये दोनों को याद रखना, इसी से भाई JGA बनती है ना, JGA रेनिन एंजियोटेंसिन तंत्र द्वारा GFR को नियंत्रित करता है, इसी को देखने का काम इसी का है, क्योंकि इसी के पास में GG सेल है, तो GG सेल ही वही काम करती है। ये बता दिए, ग्लोमेरुलर रक्तचाप GFR में गिरावट रेनिन जारी करने के लिए JG कोशिकाओं को सक्रिय करता है, नहीं बताया रेनिन निकालने के लिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा ये, तो पूरा बात बता दिया मैंने। यहाँ से हम लोग है ना और भी देखना चाहे तो ये डायग्राम वगैरह से देख सकते हैं, जो भी बात बताया हूँ उसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है यहाँ, ठीक है। लेकिन बेसिकली यहाँ पर जानने वाली बात क्या है कि ये होती है एक्चुअल में, तो इसको हम लोग रास बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम बोलते हैं। तो हुआ यही है जो हम लोग लिखे हैं, ठीक है। इसके आगे और देखें, अगला है उत्सर्जन प्रणाली के विकार वगैरह के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला कौन सा है, तो हम लोग पढ़ेंगे किडनी की खराबी के कारण रक्त में यूरिया का संचय हो जाना, यूरेमिया कंडीशन कहलाती है। इससे किडनी की विफलता, गुर्दे की विफलता हो सकती है। मतलब ये है कि किडनी की खराब, यूरिया देखो क्या होती है, यूरिया हमारी बॉडी में बनती है, यूरिया है ना, और यूरिया जो रहती है, ये यूरिया यदि किसी कारणवश या किडनी से फिल्ट्रेशन नहीं हो रही है तो ये क्या हो जाती है, इकट्ठा होने लग जाती है। तो इकट्ठा जब होगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएंगे, यूरेमिया कंडीशन हो जाती है, यूरेमिया। तो यूरेमिया कंडीशन हो जाती है, यूरिया की मात्रा इकट्ठा होने लग जाती है, मतलब ये इकट्ठा ज़्यादा होती है तो यूरेमिया हो जाती है, जिसकी वजह से किडनी फेलुअर बनते हैं। तो मतलब किडनी जो है काम नहीं करती, सही से काम नहीं करती, तो किडनी फेल हो जाती है कभी कभी यूरेमिया की वजह से। इसीलिए बार बार यूरिन जाना चाहिए, ताकि यूरिया जो है बाहर होता रहे, ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ठीक है। इसके आगे और देखें, अगला दूसरा है किडनी की पथरी, इसके बारे में सुने ही होंगे, है ना, किडनी में स्टोन बन जाते हैं। तो किडनी में जो स्टोन बनती है एक्चुअल में बेसिकली है क्या, तो देखिए किडनी के भीतर बनने वाले क्रिस्टलीकृत लवणों, ऑक्सलेट आदि का पत्थर या अघुलनशील द्रव्यमान, मतलब देखो यहाँ पर ऑक्सलेट बनती है, ऑक्सलेट C2O4-2 ऑक्सलेट आयन होते हैं। हम लोग इसको हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़े हुए रहते हैं ऑक्सलेट आयन के बारे में। डाइडेंटेड होती है ये, है ना, द्विदंतुक लिगेंड्स होते हैं, कौन, ऑक्सलेट वाला। तो देखें किडनी के भीतर बनने वाली क्रिस्टलीकृत, किडनी के भीतर बनती है, कैसे रहती है, क्रिस्टलीकृत रहती है, लवण होते हैं, साल्ट ये इसके, तो ये पत्थर या अघुलनशील क्रिस्टल होते हैं। तो यहाँ से हम देख भी सकते हैं ऐसा टाइप के क्रिस्टल बनते हैं। किडनी स्टोन इन द माइनर एंड मेजर कैलिक्स वाले रीजन में यहाँ पर बन गए रहते हैं, जिसकी वजह से यूरिन करने के टाइम में यहाँ पर दर्द होता है। तो ये सब चीज़ है, इसको आजकल रिमूव भी कर दिया जाता है। तो अलग अलग वेरियस किडनी स्टोन के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। इसके आगे और देखें, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, मतलब जो ग्लोमेरुलस होते हैं ना, ग्लोमेरुलस मतलब जो गुच्छा होता है, तो गुच्छे में कभी कभी स्वेलिंग हो जाती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। तो यह ग्लोमेरुलाई की सूजन है, सूजन का मतलब इन्फ्लामेशन। वो जब सूजन हो जाएगी, तो सूजन होगा तो डायमीटर कम हो जाती है, तो डायमीटर कम हो जाएगी, इसकी वजह से फिल्ट्रेशन में प्रभाव पड़ेगा, तो उसको हम लोग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये है ना, थोड़ा सा ही बात है। इसके आगे और देखें, हीमोडायलिसिस के बारे में जानते हैं। हीमोडायलिसिस को हम लोग ना कृत्रिम किडनी बोलते हैं, इसको हम लोग कृत्रिम किडनी, कृत्रिम किडनी है ये, ठीक है। कृत्रिम किडनी के बारे में जाने कि देखो क्या होती है ये, यह यूरीमिया के रोगियों में यूरिया को हटाने की एक प्रक्रिया है। यूरीमिया मतलब जिसमें यूरिया की मात्रा जिसके ब्लड में ज़्यादा है उसमें, है ना, के रोगियों को यूरिया को दूर करने की एक प्रक्रिया होती है। उसमें क्या करते हैं हेमोडायलिसिस में, ऐसा एक मशीन रहता है, इसमें क्या होता है, डायलाइजिंग यूनिट कृत्रिम किडनी में डायलाइजिंग तरल पदार्थ से घिरी हुई एक कुंडलित सिलोफोन ट्यूब होती है। इसमें नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को छोड़कर प्लाज्मा के सभी घटक होते हैं। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि हीमोडायलिसिस जो होती है ना, इसी में एक सेलोफेन मेम्ब्रेन होती है। तो देखो क्या करते हैं, यहाँ से ब्लड को लिया जा रहा है, और ब्लड को लेते हैं हम लोग यहाँ से, देखो ले रहे हैं आर्टरी से, ठीक है।
यहाँ से ब्लड को लेने के बाद में डायलाइजर में डालें, डायलाइजर में डालने के बाद में वापस से हम लोग इसको रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग डायग्रामेटिकली देख भी सकते हैं, डायग्राम बना के, तो है ना, ये है। इसके आगे इसको पढ़ते हैं पहले, फिर उसके बाद इसका डायग्राम देखेंगे। एक सुविधाजनक धमनी से निकाले गए रक्त को हिपेरिन जैसे थक्का रोधी जोड़ने के बाद डायलिसिंग यूनिट में पंप किया जाता है। ट्यूब की झरझरा सिलोफोन झिल्ली एकाग्रता ढाल के आधार पर अणुओं के पारित होने की अनुमति देती है। और उसके बाद में क्या होगा, क्योंकि डायलिसिंग तरल पदार्थ में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट अनुपस्थित होते हैं, इसलिए पदार्थ स्वतंत्र रूप से बाहर निकलते हैं, जिससे रक्त साफ हो जाता है। साफ किए गए रक्त को एंटी हिपेरिन मिलाने के बाद में एक नस के माध्यम से शरीर में वापस कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब ये डायलिसिस यूनिट जो है, यह तीव्र किडनी है, ये तो किडनी ट्रांसप्लांट हो गया। चलो इसको देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखें यहाँ पर बना के देखते हैं। तो जैसे ये है ना, ह्यूमन हैंड है, ये ऐसे करके, ये ह्यूमन ऐसे हैंड है, ठीक है। इसमें से हम क्या किए, जो जिसमें यूरेमिया का जो पेशेंट है उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ के आर्टरी से, इसके जो आर्टरी है यहाँ पर, रेडियल आर्टरी इधर आई हुई रहती है, वहाँ से हम लोग क्या किए, इस आर्टरी के थ्रू हम लोग लेके आ रहे हैं, इसको ब्लड को निकाल रहे हैं यहाँ से, ब्लड को। और ब्लड में हम लोग क्या मिला रहे हैं, हिपेरिन मिला रहे हैं। हिपेरिन क्या होती है, इसका गुण होता है एंटी कोआगुलेटिंग एजेंट होती है, एंटी कोआगुलेटिंग एजेंट। मतलब ये क्या होती है, थक्का विरोधी कारक होते हैं। मतलब थक्का नहीं बनता, जब ये इसको निकालेंगे तो हिपेरिन डाल देंगे तो क्या नहीं बनता, थक्का विरोधी, थक्का विरोधी होती है ये, थक्का नहीं बनने देगी। और इसको हम लोग हिपेरिन को लाए कहाँ से रहते हैं, तो इसको लाए रहते हैं लीच से, जोंक, जोंक से निकाल के लेके आ रहते हैं, इसको जोंक से निकालते हैं, है ना, लीच से इसको, हिपेरिन को, इसको हम लोग डालेंगे। तो इसके बाद डालने के बाद में इसको हम लोग ऐसे क्या करेंगे, सेलोफेन मेम्ब्रेन जो रहती है इसमें से हम लोग पास आउट कराएंगे, है ना, सेलोफेन मेम्ब्रेन से क्या कराएंगे, पास आउट कराएंगे। मतलब ऐसे रहती है ये मेम्ब्रेन, और उसके बाद यहाँ से ऐसे निकला हुआ रहता है। यहाँ पर एक है ना ऐसे मशीन है, इसमें पूरा लिक्विड भरा हुआ रहता है, लिक्विड, और इधर से ब्लड आ रही है, ठीक है। और इसके बाद इसको हम लोग इसमें वापस भी करना है हमें, ठीक है। तो ऐसे ही वापस करते हैं, तो वेन के द्वारा वापस किया जाता है, क्योंकि वेन जो है हार्ट में जाती है, ठीक है। तो वेन के द्वारा वापस करते हैं, तो यहाँ पर एंटी हिपेरिन डालते हैं, एंटी हिपेरिन, एंटी हिपेरिन, ये वाला जो बात है इसको बोलते हैं सेल फोन मेम्ब्रेन, सेलोफेन मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर इस जो लिक्विड होती है ना, तरल, इस तरल में वेरी इंपॉर्टेंट है ये तरल, तरल में क्या रहते हैं, ब्लड के सभी कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। ब्लड के सभी कंपोनेंट या प्लाज्मा के सभी घटक रहते हैं, बोल सकते हैं ब्लड के सभी कंपोनेंट है, कंपोनेंट है, सिवाय सिवाय नाइट्रोजन वेस्ट के। नाइट्रोजन वेस्ट कौन, नाइट्रोजन वेस्ट होती है कौन, यूरिया। तो नाइट्रोजन वेस्ट के अलावा सभी लोग हैं, ब्लड के सभी कंपोनेंट होते हैं। तो बताओ यहाँ से ब्लड से, यहाँ से ऐसे होता हुआ आ रहा है कौन, यहाँ से आ रहा है, तो इसमें ब्लड के सभी कंपोनेंट है, लेकिन सिर्फ नाइट्रोजिनस वेस्ट, यहाँ पर नाइट्रोजिनस वेस्ट है और इधर कम है, तो नाइट्रोजिनस वेस्ट यहाँ से निकल कर नेचुरली रूप से ऐसे निकलेंगे। मतलब जो काम किडनी करता था नाइट्रोजन वेस्ट को निकालने का, वो काम ये कर रही मशीन। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है ना अपने आप इसमें चली जाएगी, किसमें, इस लिक्विड में चली जाएगी। क्यों, क्योंकि इस लिक्विड में प्लाज्मा के समान ही घटक है, ब्लड के समान कंपोनेंट है, सिर्फ नाइट्रोजन वेस्ट नहीं है। तो इधर नाइट्रोजन वेस्ट है, तो इस इधर से ज़्यादा से कम की ओर जाएगी, और जब जाएगी तो यहाँ इसको वापस इसको लौटाना पड़ेगा। तो वेन के द्वारा लौटाते हैं, एंटी हिपेरिन के द्वारा, है ना, एंटी हिपेरिन डाल के वेन्स के द्वारा लौटा देते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं कृत्रिम किडनी, मतलब हीमोडायलिसिस यूनिट होती है यही। सेलोफेन मेम्ब्रेन को भी याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एंटी हिपेरिन है ना, हिपेरिन डाले रहते हैं, उसको एंटी हिपेरिन डाल के उसको बाहर किया जाता है। तो जो भी थ्योरी में लिखा था, है ना, वही बात है ये, इससे क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। तो देखो यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से ऐसे निकाला हुआ है सेलोफेन मेम्ब्रेन से, यहाँ से डायलिसिस में डाले, और इसके बाद जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको बाहर कर दिए। लेकिन है ना, एक वीक में कम से कम 2 बार 3 बार कराने की जरूरत पड़ती है। हालांकि ये जो है कृत्रिम किडनी बोल सकते हैं हीमोडायलिसिस को, लेकिन इसको बार बार कराने की जरूरत पड़ती है, डायलिसिस यूनिट, ठीक है। सबसे लास्ट में जानते हैं, यदि कुछ ऑप्शन नहीं बचेगा तो क्या करना पड़ेगा, प्रत्यारोपण करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है,
तो यह तीव्र किडनी की विफलताओं में के सुधार के अंतिम विधि है। मतलब किडनी फेल्यूर हो गया तो इसमें किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। ये कार्यशील किडनी एक दाता से ली जाती है। मेजबान की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा अस्वीकृति की संभावना को कम करने के लिए करीबी रिश्तेदारों से किडनी प्राप्त करना बेहतर होता है। मतलब वही बोल सकते हैं कि बॉडी के अंदर कोई भी ट्रांसप्लांट होते हैं ऑर्गन्स का, तो ऑर्गन रिजेक्शन के चांस रहते हैं। यही कारण है कि किडनी को है ना जान पहचान वाले से या है ना माता पिता से, ये सब चीज़ से लिया जाता है। तो हम लोग इसको जब ट्रांसप्लांट वाला टॉपिक पढ़े थे तो उसमें मैं बताया था कि है ना पहले आइसोग्राफ्ट किया जाता है, मतलब आइडेंटिकल ट्विंस के बीच में पहले तो अपनी बॉडी का करते हैं, उसके बाद में आइडेंटिकल ट्विंस के बीच का किया जा सकता है, उसके बाद में माता पिता का भाई बहन का किया जा सकता है, उसके बाद में रिश्तेदार का कर सकते हैं। तो है ना किडनी ट्रांसप्लांट तभी सफल होगा जब ऐसे है ना करीबी वाले से इसको मिलना होगा तब, ठीक है। जनरली तभी सक्सेसफुल रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद जिसमें भी किडनी ट्रांसप्लांट होता है ना उसको इम्यूनोसप्रेसिव लेना ही पड़ता है। इम्यूनोसप्रेसिव है ना, सप्रेसिव लेना पड़ता है। अब है ना कौन सा इम्यूनोसप्रेसिव लेते हैं जिसको हम लोग पढ़े थे, है ना उसका नाम कमेंट करके बताना है ना। बाकी इम्यूनोसप्रेसिव इसको लेना पड़ता है, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ते हैं। और ये जो है इसको लेना है तो यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, नीट जोन के WD को सब्सक्राइब करके रखना है। तो देखो बेसिकली हम लोग यहाँ पर ये चीज़ जाने कि पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इसको वन शॉट में हम लोग देख सकते हैं, और इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, ठीक है। तो इसको भी जानना है हमें। तो ये सब चीज़ें यदि हमें चाहिए PDF के फॉर्मेट में तो यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।